जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? आशान्वित है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं, आज आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये लॉन्ग डेरिवेशन है और जो कि लोग पूरे वर्ष से सीखते चले आए लेकिन आज तक सीख नहीं पाए हैं, लेकिन आज से आपको चुटकियां बजाते हुए लोगों से कहोगे कि मुझे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तैयार है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को देखने से पहले बिना स्किप किए हुए बिना देखेंगे और लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित होगा? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ स्थिति कैसे होती है? स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे? मैंने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव, देखते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये बना लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ध्यान दीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, ध्यान दीजिए, एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, यहां पर मध्य बिंदु ओ बना दिया गया, ओ से स्मॉल आर मीटर दूरी पर, ध्यान दीजिए, स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ध्यान दीजिए, जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए करते क्या है? इसको बिंदु ए से बिंदु पी को मिला दिया और बिंदु बी को बिंदु पी से मिला देते हैं। अब इसका ये मध्य बिंदु है, ध्यान दीजिए, ये जब मध्य बिंदु है, ये ओ क्या है? मध्य बिंदु है, तो ये पूरी 2l दूरी है, तो आपकी यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? ये l होगी, और ये दूरी भी कितनी होगी? l होगी। ठीक, अब यहां से ये पूरी दूरी कितनी हो गई जाकर? ये r मीटर दूरी है। अब इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम सबसे पहले करते क्या है, यही पूरी थ्योरी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि माना माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, के माध्यम में स्थित है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी
अल्प दूरी 2l पर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थित में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये इसकी थ्योरी लिख देते हैं कि मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके A सिरे पर -q आवेश था, B सिरे पर +q कूलम्ब का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब इसके लिए करते क्या है, ये तो थ्योरी लिख दिया। अब इसके लिए करते क्या है, यहाँ पर ये मध्य बिंदु है तो इतनी दूरी क्या हो गई L और इतनी दूरी क्या हो गई L। मध्य बिंदु है क्योंकि आधी आधी दूरी, और ये पूरी दूरी कितनी है R है। तो अब ये त्रिभुज, इन त्रिभुजों में से एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज सेम त्रिभुज है। तो इनसे बिंदु A से P तक की दूरी और बिंदु B से P तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज AOP अथवा त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाते हैं, कर्ण का। ये कर्ण का काम करता है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण AP भी हो गया जाकर और BP भी हो गया। ये कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां पर इस त्रिभुज के अनुसार आधार ये है, लंब ये है और ये कर्ण है, और इस त्रिभुज के अनुसार आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। तो AP बराबर BP बराबर क्या हो गया जाकर, आधार चाहे ये दूरी कहो चाहे ये दूरी, दोनों बराबर है, तो इसको L का स्क्वायर प्लस आधार लंब का क्या है R है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब AP और BP की माप कितनी निकल आई, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जब ये पता चल गया तो अब इन आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल लेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कैसे निकालेंगे, ये निकलेगा तो ये यहां से इसके कारण इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो लिखते हैं +q आवेश के कारण, q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ये E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 Q/R²। तो यहाँ E1 बराबर 1/4πε0 के, और इनके बीच की दूरी आवेश कितना है Q, और बीच की दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, √R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इस दिशा में निकलेगा, यहां पर E1 आएगा। यहां पर इसको हम E1 डिनोट कर सकते हैं कि ये इससे यहां से ये इस दिशा में ये E1 निकल आया, ध्यान दीजिए। और इसी प्रकार इस -q आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस दिशा में निकलेगा, ये E2 निकलेगा। तो लिखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ये E2 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 के ये Q/√R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये भी ये -q है, कि माइनस के कारण ये क्षेत्र की क्या है,
क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य, दिशा में, और ये क्षेत्र की दिशा में है, क्षेत्र की दिशा में। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो विपरीत दिशा में है E2, तो इसको E2 इस दिशा में ना काम करके इसको हम इस दिशा में अगर लाते हैं, इस दिशा में, तो ये जो विपरीत दिशा में निगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यही बात ध्यान देना है। तो लिखते हैं E2 को विपरीत दिशा में लेने पर, E2 को ओ विपरीत लेने पर, दिशा में लेने पर, जब विपरीत दिशा में लेते हैं तो E2 का मान कितना आ जाएगा, ये जो क्षेत्र की दिशा में था निगेटिव था, तो अब ये इस दिशा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसी को इस जो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लिखा हुआ है वो पॉजिटिव का काम करेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब E1 और ये E2 इस दिशा से हट गया, इधर आ गया, तो E1 और E2 का परिणामी निकालते हैं। इसके लिए करते क्या है, इनके दो घटकों में विभाजित कर देते हैं, ये स्थित हो जाती है। E1 और E2 दोनों का मान सेम निकला है। अब दो घटकों में विभाजित करते हैं, तो साइड में इसका चित्र हम ये फिगर ये ले लेते हैं, ये इस स्थिति में है, तो इस दिशा में ये काम करता है E1 और इस दिशा में ये काम कर रहा है E2। ध्यान दीजिए, तो इसको हम एक ये बना देते हैं, तो ये E1 परिणामी है, तो इसका ये क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा और इसका लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार इस E2 का ये क्षैतिज घटक हो जाएगा E2 cos थीटा और ये लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ध्यान दीजिए, ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 के मान तो सेम है, E1 का भी मान देख लीजिए और E2 का भी मान, दोनों के सेम है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि ये क्षैतिज स्थिति में जो होगा यही परिणामी का काम करेगा जाकर। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये किसका काम करने लगेगा, परिणामी का काम करता है। तो लिखते हैं E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जब निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक कार्यरत होते हैं। जब ये क्षैतिज घटक कार्यरत होते हैं, ये बात लिख भी सकते हैं लेकिन समझ गए होंगे, ये फिगर ए से, ये ए फिगर है और ये बी फिगर, ये बी फिगर इतने का ये रूप हमने यहाँ पर साइड में बना दिया क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो अब परिणामी तीव्रता निकालते हैं। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, तो जोड़ देते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ध्यान दीजिए, ये जो परिणामी इस बिंदु पर निकला, ये इसका योग हुआ जाकर इस चित्र के अनुसार, तो ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा कर दिया गया। तो अब E बराबर, E1 का मान आपको पता है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। दोनों पद सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये 2q अपान कितना, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा।
दो पद हैं, दोनों को जोड़ दिया गया, एक राम बराबर 2 राम। तो वैसे ही कर देते हैं, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए इसके, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन में 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर पूछ लिया गया तो फिर टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, इसलिए जरूर ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर cos थीटा, तो cos थीटा इस त्रिभुज से देखते हैं, चूंकि त्रिभुज एओपी अथवा त्रिभुज बीओपी में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। ध्यान दीजिए, तो cos थीटा बराबर आधार, चाहे किस त्रिभुज की बात करें चाहे त्रिभुज की बात करें, आधार एल है और कर्ण कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान। तो cos थीटा जहां पर ये है, इसकी जगह पर ये मान रख देते हैं, तब रखते हैं तो ई बराबर कितना आ गया जाकर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह पर एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसको करते क्या है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको Q इंटू ये 2 को इसके साथ लिख सकते हैं 12 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू इसको पूरे पद को अगर रूट हटता है तो घात 1/2 लगा देते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। आपको पता है चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, तो ये Q इंटू 2L की जगह पर P रख देते हैं, तब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान। अब ध्यान दीजिए, इनमें गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 1/2 और 1 2 एक 2 और 1 3/2 हो जाएगा, तो यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी घात और इसकी घात 1 है, दोनों को जोड़ दिया गया तो 1 प्लस 1/2 किया गया, तो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं, इस मान की अपेक्षा ये जो आर के मान बड़ा है और ये एल का मान क्या है, छोटा है, तो यदि कंडीशन लगाते हैं, यदि एल इज लेस देन आर तो एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर। कहने का मतलब यदि एल का मान आर से छोटा है तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत अधिक छोटा होगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए 1 इज लेस देन 2 कर दिया गया, 1 अंक कम है, अगर 1 का वर्ग कर दिया गया 2 का वर्ग कर दिया गया, तो ये 1 आया, 2 का वर्ग 4, कितने स्टेप कम हो गया जाकर, इसका मतलब 3 अंक कम हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा छोटा होगा, इसका मतलब एल स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर, एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं या उपेक्षणीय मानकर छोड़ देते हैं, तो एल का काम खत्म हो गया। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2, एल का स्क्वायर काम खत्म, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस माध्यम में वायु या निर्वात भरा हो, यदि वायु या निर्वात हो, निर्वात है तो के बराबर कितना रख दिया जाता है, 1, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया। और आपको पता है कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 9 × 10 की घात 9 P अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक निकल कर आती है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित हो गया,
और इसमें पूछा जाता है कि वैद्युत विद्युत का निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा क्या होती है। तो इसकी दिशा यहां से पता चलती है, देखिए ये माइनस से प्लस क्यू के कारण है, अब ये यहां से ये गया है और इसके कारण वैद्युत दिशा इस दिशा में, इसका मतलब प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत विद्युत का निरक्षीय स्थिति में दिशा क्या होती है तो आप क्या इसकी बताएंगे दिशा? दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर होती है। एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से समझ में आ गया होगा, क्योंकि दिशा वैद्युत विद्युत का निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, अगर अच्छी स्थिति में पूछ लिया जाए तो उसकी ऋणावेश से धनावेश की होती है। स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।